तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अरेबिया जहाज से भारत लौटे। वे अफ्रीका से पहले इंग्लैंड गए और फिर इंग्लैंड से भारत आए। तो जहाज कौन सा था? अरेबिया, है ना। और गांधी जी बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। अपोलो बंदरगाह सरकार के शाही मेहमानों के लिए रिजर्व था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता निष्ठावादी, कांग्रेस के निष्ठावादी लॉयलिस्ट कहा जिनको अरविंद घोष ने, इन्होंने सरकार से गुजारिश की कि गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत सेवा की है, उनको बोर मेडल भी मिला है, जुलू मेडल भी मिला है, तो उनको फिर अपोलो बंदरगाह पे उतरने की इजाज़त। तो उस समय बम्बई का गवर्नर था लॉर्ड वेलिंगटन। तो वेलिंगटन ने मेहता और गोखले की सुझाव को मान लिया और गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतर गए। 9 जनवरी को भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, इसकी शुरुआत हुई कब से? अब जब गांधी जी लौटे हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो गांधी जी ने नवयुवकों का आह्वान किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो और अंग्रेज़ों की सहायता करें। गांधी जी का मानना था कि जब हमारा दुश्मन संकट में हो तो हमें उसकी मदद, तो इससे हमारे दुश्मन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो हमारी बात सुनेगा, हमारे प्रति वो उदार हो जाएगा। इसलिए गांधी जी अंग्रेज़ों की मदद करने की बात कर रहे थे। ठीक है। अब 1 घंटे की क्लास है, अब उसमें भी फिर तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? फिर क्लास लेट शुरू होती है तो फिर आगे लेट तक जाती है, फिर अगले बैच वाले बेचारे बाहर बैठे रह के तुमको बढ़िया बढ़िया सुनाते रहते हैं। इनका तो कुछ होगा नहीं, हम और बैठे हैं बाहर, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने गांधी जी को 1 वर्ष तक पूरे देश का भ्रमण करने की सलाह दी और इस दौरान अपना मुंह बंद रखने और कान खुला रखने का सुझाव दिया। इसका मतलब था आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो और ये जानो कि वो क्या चाहते हैं, तो इससे आपको भारत को समझने में मदद मिलेगी। तो गांधी जी 1 वर्ष तक पूरे देश का भ्रमण किए और इसके बाद पहली जो इनकी सार्वजनिक उपस्थिति थी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से स्थापित हुआ। इसके बाद गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है ना। अब अंग्रेज गांधी जी की सेवाओं से प्रसन्न हुए और अपनी सेवाओं के बदले अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दे दी? केसर हिंद की उपाधि दे दी। तो गांधी जी के पास टोटल कितने मेडल हो गए? कौन कौन से? 4 मेडल, जुलू मेडल और केसर हिंद की उपाधि। ठीक है। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से आश्रम स्थापित किए थे? टॉल्स्टॉय और फिनिक्स। तो अब गांधी जी को भी एक आश्रम स्थापित करना पड़ेगा यहाँ। तो गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के पास कोचरब में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया और ये दक्षिण अफ्रीका के टॉल्स्टॉय आश्रम से प्रेरित। तो बेसिकली ये क्या मसला में एक मकान था, 2-3 मंजिल का, वो था कोचरब में एक मकान था ये, जिसे गांधी जी ने किराए पर लेकर और वहाँ अपना पहला आश्रम खोल दिया। पैसों की ज़रूरत थी गांधी जी को। ठीक है। तो फिर आगे गांधी जी की मदद करने वाले लोग मिल गए, जिनमें एक व्यक्ति था अहमदाबाद का मील मालिक अम्बालाल साराभाई। तो उसकी आर्थिक मदद से बाकी और लोगों ने भी मदद की। तो गांधी जी 1917 में इस आश्रम को कहाँ ले गए? साबरमती में। ठीक है ना। वित्तीय सहायता किसकी थी? 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता दोनों का निधन, निष्ठावादियों का स्थान खाली हो गया। ठीक है ना। गर्मपंथी कांग्रेस से दूर है, कांग्रेस नरम दल के प्रभाव में है। ठीक है ना। तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया? अहमदाबाद के कोचरब में। कब किया? 1915 में। गांधी जी इसे 1917 में कहाँ ले गए? साबरमती ले गए। इसमें गांधी जी की वित्तीय सहायता किसने की? अम्बालाल साराभाई। अब ये गांधी दर्शन है जो आपके यहाँ कोर्स में नहीं है।
ठीक है ना। गांधी दर्शन कौन सा, जैसे सर्वोदय है, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं तो देखो, एक एक दो दो बात बता देते हैं आप, ठीक, क्या याद रखोगे। तो गांधी दर्शन में एक तो गांधी जी का सिद्धांत है कौन सा, अहिंसा। तो गांधी जी ने अहिंसा को वीर पुरुषों का, शक्तिशाली पुरुषों का आभूषण बताया। गांधी जी कहते थे यदि मुझे हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, क्योंकि हिंसक व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है, कायर व्यक्ति को तो क्या अहिंसक बनाया जाएगा, वो तो ऑलरेडी भीरू है। ठीक है। तो गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को अपना लिया, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी कहते थे बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई का कोई ना कोई गुण अवश्य मौजूद होता है, और गांधी जी इसके लिए हृदय परिवर्तन की बात करते थे। जो व्यक्ति हिंसक है, जो साहसी है, जो ताकतवर है ना, मैं उसका हृदय परिवर्तन कर लूंगा और उसे अहिंसक बना लूंगा। फिर दूसरा दर्शन है गांधी जी का सत्य और ईश्वर। गांधी जी कहते थे सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। और हाँ, गांधी जी कहते थे मैं ये तो मान सकता हूं कि ईश्वर के अनेक रूप हैं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि ईश्वर है ही नहीं। और गांधी जी का एक सिद्धांत है कौन सा, सर्वोदय। तो गांधी जी रस्किन से बहुत प्रभावित थे, है ना। गांधी जी किससे प्रभावित थे और रस्किन की पुस्तक थी कौन सी, अनटू दिस लास्ट। कब छपी थी ये, और गांधी जी ने इसका गुजराती अनुवाद किया किस नाम से, सर्वोदय होता है, सर्व प्लस उदय, सभी का सभी प्रकार से उदय, इसमें मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार का उदय शामिल है। गांधी जी ने कहा बुरे से बुरा व्यक्ति भी इसका समर्थन करेगा, क्योंकि सभी के उदय में उसका भी उदय शामिल है। फिर है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब है न्यासधारिता। गांधी जी का यह सिद्धांत वर्तमान में पूरी दुनिया में प्रचलित है। गांधी जी का कौन सा सिद्धांत है जो विश्वव्यापी हो गया है, ट्रस्टीशिप। गांधी जी कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग को अपनी संपत्ति का एक भाग समाज हित के लिए दान कर देना, कॉर्पोरेट सेक्टर दान कर रहे हैं अपनी संपत्तियां, क्योंकि पूंजीपतियों ने अपनी संपत्ति इसी समाज के संसाधनों का इस्तेमाल करके अर्जित की है। और गांधी जी वही बात, पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन के द्वारा इसे लागू करवाना। पहला व्यक्ति कौन था जिसके माध्यम से गांधी जी ने ट्रस्टीशिप को लागू किया, घनश्याम दास। इसलिए सबाल्टर्न इतिहासकार कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था, वो पूंजीपति वर्ग का, बुर्जुआ वर्ग का आंदोलन था। ठीक है ना। कांग्रेस पूंजीपतियों के हितों से संचालित थी। तो जब जब पूंजीपतियों को लगा कि उनके हित पूरे नहीं हो पा रहे हैं या उनके हितों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, तो उन्होंने गांधी जी से उनके आंदोलन स्थगित करवा दिए। ठीक है ना। जैसे असहयोग आंदोलन, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर इसके बाद सत्याग्रह। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला जो इस्तेमाल किया वो कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में किया, डरबन में किया। कब किया, 1907 में किया। ठीक है ना। तो ये आरपीएससी को बहुत प्रेम है सत्याग्रह से। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है, गांधी जी अपने आंदोलन को क्या कहते थे, सत्याग्रह। सत्याग्रह। फिर है राज्य। गांधी जी राज्य के विरोधी थे, गांधी जी चाहते थे राम राज्य। तो इस अर्थ में गांधी जी को क्या कहा गया है, अनार्किस्ट, अराजकतावादी। गांधी जी राम राज्य के समर्थक थे। गांधी जी राज्य नागरिकों के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी थे। गांधी जी की राज्य की अवधारणा क्या थी, राम राज्य की अवधारणा। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा तो राज्य की भूमिका ही समाप्त। अगर आप सड़क पे हमेशा बाईं तरफ चलेंगे, आप हमेशा चौराहे पे रुक जाएंगे, देख के चलेंगे, दूसरे वाले को निकल जाने देंगे, फिर आप चलेंगे, तो ट्रैफिक सिग्नल की, पुलिस वालों की, सबकी
ज़रूरतें ख़त्म हो जाएगी ना। लेकिन आप तो चौराहे पे जाते हैं, देखते हैं लाइट, रेड लाइट है, इधर उधर देखते हैं, नहीं है चलो, नहीं। इस अर्थ में गांधी जी राज्य के विरोधी थे। फिर धर्म और राजनीति, गांधी जी धर्म को राजनीति का अनिवार्य हिस्सा बताते थे। गांधी जी के अनुसार धर्म विहीन राजनीति उस विषैले सांप के समान है जिससे किसी का भी भला नहीं होगा। वर्तमान जो राजनीति है वो संविधान के अनुसार तो धर्म विहीन है। वर्तमान भारत में राजनीति कैसी है? धर्म विहीन, संविधान के अनुसार। लेकिन हम जानते हैं राजनीतिक दल हमेशा वोट मांगने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को गांधी जी पहले से ही जानते थे। इसलिए गांधी जी कहते थे धर्म के बिना राजनीति नहीं की जा सकती, राजा का धार्मिक होना बेहद जरूरी है। अगर धर्म विहीन राजनीति होगी तो ये विषैले सांप के समान है, जो किसी को भी काटेगा तो वो मर जाएगा। फिर एक बड़ी बात है साधन और साध्य। गांधी जी इन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गांधी जी से पहले यही बात गोखले मानते थे। इसलिए गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु, ठीक है। महादेव गोविंद रानडे, इनके शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के शिष्य कौन थे? गांधी जी। गुरु शिष्य की परंपरा, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता और गोखले कैसे थे अरविंद घोष के अनुसार? निष्ठावादी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति सारी निष्ठा दिखाते थे। उनके शिष्य हैं गांधी जी, राजनीतिक शिष्य। तो गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु क्यों माना? क्योंकि गोखले भी साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास करते थे। जैसे टीचर बनना आपके जीवन का उद्देश्य है, यह साध्य है, और आप टीचर बनने के लिए हार्डतोड़ मेहनत कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, भूखे प्यासे रह के ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका है साधन। तो दोनों क्या हैं? पवित्र हैं। इसलिए गांधी जी साधन साध्य की पवित्रता में विश्वास करते थे। गांधी जी कहते थे यदि पवित्र साध्य को अपवित्र साधनों से हासिल किया गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। तिलक और सुभाष कहते थे अगर हमारा साध्य पवित्र है तो उसे कैसे भी साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। भारत की आज़ादी सभी के लिए साध्य थी क्योंकि वो पवित्र थी। भारत की आज़ादी सबके लिए उद्देश्य थी तो वो साध्य हो गया। गांधी जी उसे अहिंसक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे और तिलक और सुभाष चंद्र बोस इसे किसी भी तरीके से हासिल करना, ये वैचारिक मतभेद था, ठीक है ना। फिर एक गांव, भारत की आत्मा गांव में है। भारत की आत्मा, भारत गांव का देश है। किसने कहा ये? गांधी जी ने कहा। देखो ये रहा, भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसी हुई है। गांधी जी गांव को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और ग्राम स्वराज्य के समर्थक थे, ठीक है ना। तो गांधी जी गांव के बारे में क्या विचार रखते थे? ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के समर्थक थे। गांव को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करना चाहते थे। भारत गांव का देश है, भारत गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में है। जब तक हम गांव का उत्थान नहीं कर सकते तब तक हम भारत का भी उत्थान। और शिक्षा के बारे में गांधी जी का विचार था कि शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ही हमको शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन दी जानी, और हमको प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी। इसके लिए गांधी जी ने कौन सी योजना दी थी? और गांधी जी दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के पक्षधर थे। गांधी जी कौन से दंड के समर्थक थे? अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाना, क्या पता उसका हृदय कब बदल जाए। आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, बदला, इसने हमारे घर वाले को मार दिया है, हम इसके भी, हाँ, इसको कहते हैं क्या? प्रतिशोध का सिद्धांत, बदला, है ना। आंख के बदले आंख का सिद्धांत, ठीक है। तुम्हारे किसी ने मतलब पत्थर फेंक के मार दिया है तो तुम भी पत्थर फेंक के ही उसे मारोगे। इसे क्या कहते हैं?
प्रतिशोध का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। और अगर मुस्कान किसी ने तुम्हारी तरफ पत्थर फेंक दिया है तो फिर अपन ही पत्थर फेंकेंगे, क्या करेंगे? नहीं फेंकेंगे, फिर ठीक है। हम उससे कहेंगे सुधर जा इससे पहले कि हमारा माथा खराब हो। इसको कौन सा सिद्धांत कहेंगे? सुधारात्मक सिद्धांत। बिना कोई विचार आ रहा है क्या? तोप चलाएंगे? नहीं, पत्थर फेंक दिया है तो अपन तोप चलाएंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी तरफ पत्थर फेंकने की? अब आज अगर हम इसको जवाब नहीं देंगे तो ऐसे इसकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। इसलिए इसका सही टाइम पे इलाज करना जरूरी है। गांधी जी के आरंभिक आंदोलन, ठीक है ना। पहले चंपारण सत्याग्रह, दूसरा, तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन। ये गांधी जी के भारत में आरंभिक आंदोलन है। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1917 में, है ना। देखो, तिनकठिया सबको याद है, तिनकठिया, ठीक है। चंपारण में क्या करना होता था? जो किसान थे, ठीक है, वो नील की खेती करते थे। किसान कौन सी खेती करते थे? खुद की जमीन पर और 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 फैक्ट्री की जमीन पर। जो बागान मालिक थे, नील बागान, नीले जिनको कहते हैं, इंडिगो, इंडिगो प्लांटर्स। फैक्ट्री मालिक कौन थे? इंडिगो प्लांटर्स। तो किसानों को नील की खेती या तो खुद की जमीन पर करनी होती थी, और या नहीं, खुद की जमीन पर भी और नील बागान मालिकों की जमीन पर ही। खुद की जमीन पर ये 3/20 भाग पर खेती करते थे, जो बाद में घटा के 1/10 हो गई। बाद में ये घट के कितनी हो गई थी? क्योंकि 3/20 पार्ट पे नील की खेती करना जरूरी था, इसलिए इसे क्या कहा गया? तिनकठिया पद्धति, ठीक है। किसानों को नील की खेती खुद की जमीन पर और इंडिगो प्लांटर्स दोनों की जमीन पर खेती करनी होती थी। ऐसा नहीं करने पर उसे बढ़ा हुआ रेंट देना पड़ता था, ऐसा नहीं करने पर उसे ज्यादा किराया देना पड़ता था, ठीक है ना। और ये व्यवस्था कहलाई, ये नील की खेती करने की ये व्यवस्था क्या कहलाई? तरह-बेसी। ये व्यवस्था क्या कहलाई? सरह-बेसी, ठीक है ना। अब इस व्यवस्था के विरोध में, अब जो किसान खेती करना बंद कर देते थे उनको इन्होंने नील से चिन्हित कर रखा था ना। किसान उस पर खेती नहीं कर सकते थे जब तक कि वो कंपनी के साथ किया गया एग्रीमेंट पूरा नहीं कर लेते हैं। तो इस व्यवस्था के विरोध में चंपारण के 2 लोगों ने आवाज उठाई। इसका विरोध किया किसने? ये सरह-बेसी व्यवस्था का विरोध चंपारण के 2 लोगों ने किया। एक तो राजकुमार शुक्ल था और दूसरा, दोनों करिए, दूसरे थे राजेंद्र प्रसाद। इसमें दूसरा सदस्य कौन था? शेख गुलाब भाई। ये दोनों कई सालों से इस सरह-बेसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। फिर ये 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन में भाग लेने चले गए। वहाँ इनकी भेंट तिलक से हो गई, ठीक है ना। और इन्होंने तिलक को राजी कर लिया कि चंपारण का मुद्दा कांग्रेस सम्मेलन में रखा जाए, लेकिन वो नहीं रखा जा सका। फिर इन्होंने, तिलक ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए इनसे कह दिया, यार गांधी जी ऐसा काम दक्षिण अफ्रीका में करके आए हैं तो तुम एक बार उनसे बात करो। तो फिर ये गांधी जी के पीछे लग गए, और गांधी जी ने भी इनसे पीछे छुड़ाने के लिए कहा कि ठीक है, मैं फिर अगले साल आता हूँ। तो इसी समय जब ये दोनों लोग इस सरह-बेसी व्यवस्था के बारे में लगे हुए थे,
किसानों की इस दुर्दशा के बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार था कौन सा? प्रताप। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसमें इन्होंने ये समाचार छापे, ठीक है, और इन समाचार को छापने के लिए इनका संवाददाता चंपारण चला गया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार के संपादक संवाददाता को कहाँ भेज दिया? चंपारण भेज दिया। वो था पीर मोहम्मद मुनीस। और पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण किसानों की पूरी रिपोर्ट कर दी और उस रिपोर्ट को फिर किसमें छाप दिया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी भी अपने अखबार के माध्यम से गांधी जी को चंपारण जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तो इन सब बातों से फिर होके गांधी जी आखिर चल दिए कहाँ? चंपारण में। तो मोतिहारी का जो मजिस्ट्रेट था, मोतिहारी जो मजिस्ट्रेट था, उसने गांधी जी के चंपारण में प्रवेश करने की रोक लगा दी। तो गांधी जी जब बिहार गए, गांधी जी जब बिहार गए तो राजेंद्र प्रसाद के घर गए। राजेंद्र प्रसाद इस समय पटना हाई कोर्ट के सबसे ज़्यादा सम्मानित और प्रसिद्ध वकील थे, बैरिस्टर। तो उनके घर गए तो राजेंद्र प्रसाद ने अपने जो परिवादी थे उनके ठहरने के लिए अपने घर में व्यवस्था कर रखी थी। तो नौकरों ने पहचाना नहीं कौन आया है, तो गांधी जी के लिए वहीं नीचे बिस्तर लगा दिए कि यहाँ सो जा चुपचाप। पानी रख दिया अलग से कि ये पानी पी लेना, कि कुएं से पानी मत पी लेना। ब्राह्मण के कुएं से पानी किस पी लेगा? ठीक है। तो गांधी जी को ये बात फिर पसंद नहीं आई और गांधी जी वहाँ से कहाँ? ठीक है ना। मुझे बोला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के घर, तो गुजराती है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर गांधी जी यहाँ से चले गए, ठीक है, और फिर गांधी जी यहाँ से मोतिहारी के लिए चले गए। मोतिहारी में गांधी जी के प्रवेश पर पहले ही प्रतिबंध था, लेकिन फिर भी पहुँच गए। फिर मोतिहारी मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा, गांधी जी ने मना कर दिया। गजब हो गया। पहली बार भारत में किसी ने ब्रिटिश सरकार के आदेश का उल्लंघन किया। इससे पहले जब ये जो लिबरल्स थे, लिबरल्स या फिर ये लिबरल्स यानी मॉडरेट्स, या फिर ये जो लॉयलिस्ट थे, जब भी सरकार इनको ऐसा कुछ कहती थी तो जो गोखले जैसे लॉयलिस्ट थे, इनको जब पता लगता कि यार अपन ने सरकार की गलत आलोचना कर दी है तो फिर ये लिखित में माफ़ी मांगते थे। इसलिए तो लिखित में माफ़ी, हाँ, इसलिए तो अरविंद घोष इनको लॉयलिस्ट कहता था, निष्ठावादी कहता था। चाहे कुछ भी हो जाए ये ब्रिटिश सरकार की निष्ठा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चंपारण के किसानों की दुर्दशा के लिए पहला प्रयास किसने किया था? राजकुमार शुक्ल और शेख गुलाब भाई ने। राजकुमार शुक्ल और शेख गुलाब भाई ने किया, ठीक है ना। तो फिर जब गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के लिए किसने आमंत्रित कर लिया? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित कर लिया। और गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया किसने?
तो गांधी जी को चंपारण जाने के लिए किसने प्रेरित किया? तो मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने गांधी जी से कहा कि आप यहाँ मोतिहारी छोड़ दो, लेकिन गांधी जी ने मजिस्ट्रेट की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो जब मोतिहारी मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को मोतिहारी मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को बिहार छोड़ने के लिए लिखा, चंपारण छोड़ने के लिए लिखा, आदेश दिया, लिखा गया, तो गांधी जी ने इनकार कर दिया। तो एन.जी. रंगा ने गांधी जी का विरोध किया कि गांधी जी को सरकारी कानूनों की, है ना, सरकारी कानूनों की उल्लंघन नहीं करना। लेकिन जो और लोग थे जो इन निष्ठावादियों से, मॉडरेट से परेशान हो चुके थे, उनको ये बात पसंद, कम से कम कोई एक आदमी तो है जो सरकारी कानूनों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर राजेंद्र प्रसाद को पता चला कि भाई मेरे नौकरों ने गांधी जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से मना कर दिया। तो राजेंद्र प्रसाद भी वहाँ पहुँच गए। ठीक है, फिर एक सहयोगी ब्रज किशोर थे, उस समय बिहार में कॉलेज में प्रोफेसर थे जे.बी. कृपलानी, वो भी आ गए। ठीक है, नरहरि पारीख भी आ गए, मजरूल हक भी आ गए। ठीक है, तो गांधी जी को चंपारण में जो लोग मिलेंगे ना, एक है अनिरुद्ध नारायण सिन्हा, और महादेव देसाई। तो ये लोग जो गांधी जी को चंपारण में मिले, ये आजीवन गांधी जी के सहयोगी बन गए। ये सब लोग आजीवन गांधी जी के सहयोगी। अब महादेव देसाई ने तो यहाँ कमिटमेंट कर दिया कि अब मैं गांधी जी के सारे निजी काम मैं ही करूँगा। ठीक है, तो महादेव देसाई 1944 में जेल में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब आगा खान पैलेस में था ना ये गांधी जी के साथ, तो महादेव देसाई की डेथ हो जाएगी 1944 में। तो यहाँ से 1917 से लेकर और 1944 तक गांधी जी का सचिव कौन रहेगा? महादेव देसाई रहेगा। ठीक है, तो अब गांधी जी ने क्या किया कि किसानों के साथ उनकी अपीलें, किसानों के की जो तकलीफें थी उनको सुनने का निर्णय किया, और गांधी जी ने किसानों के लिए हस्ताक्षर अभियान चला दिया। आवेदन लिए किसानों के, और वो सारे इकट्ठे करके जब सरकार को सौंपे, सरकार हिल गई। सरकार ने तिनकठिया पद्धति की जांच कराने का निर्णय लिया, एक आयोग का गठन किया, और गांधी जी को भी इस आयोग में सदस्य बनाया गया, और फिर सरकार ने चंपारण की तिनकठिया पद्धति को चंपारण में समाप्त किया है। पूरे बिहार में भी नहीं, ओनली फॉर। इससे पहले जब बंगाल में नील की खेती के खिलाफ नील विद्रोह हो गया था, इंडिगो रिवोल्ट, तब इन्होंने जहां जहां विद्रोह हुए वहां नील की खेती बंद करवाई थी। फिर वहां से शिफ्ट करते करते यहाँ बिहार में आ गए। अब चंपारण में विद्रोह हुआ है, चंपारण में सत्याग्रह हुआ है, चंपारण में विरोध हुआ है, तो चंपारण में बंद कर रहे हैं केवल। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अभी जागरूक नहीं हुए ना, जब वो जागरूक होंगे तब देख लेंगे। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? 1907 में डरबन सत्याग्रह। भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना, और चंपारण सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। तो गांधी जी अब क्या बन गए हैं? तो पहला सत्याग्रह सफल हो गया। इसके बाद गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कौन सा? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, मार्च 1918। तो अहमदाबाद मील के जो मालिक थे वो कौन थे? अंबालाल साराभाई थे। और अभी हम बात कर चुके हैं, अंबालाल साराभाई ने गांधी जी को साबरमती आश्रम स्थापित करने में, ठीक है ना, उस समय अहमदाबाद में क्या आया, गुजरात में, पूरे गुजरात में प्लेग की स्थिति थी। प्लेग, प्लेग, चूहा, चूहा ज्यादा हो गए, बिल्ली कम पड़ गई।
ठीक है ना, चूहे मर रहे थे और साथ में बीमारी। पहले क्या मसलन चूहे नहीं थे भारत में, बिल्ली नहीं थी, सब थे, तो पहले प्लेग क्यों नहीं था? पहले क्या है कि ये जो सीवरेज लाइन है ना ये नहीं थी तो अब जब अंग्रेजों ने आधुनिक नगर बसाए, नए नगर बसाए, औपनिवेशिक नगर, तो उनमें इन्होंने आधुनिक निर्माण कार्य किए। आधुनिक निर्माण कार्य किए तो इन्होंने ये बाथरूम बनाए, ठीक है ना, वाशरूम बनाए। तुमको ध्यान नहीं है वहाँ हिंद चीन में कि चूहे मार लो और इनाम ले जाओ? तो वियतनामियों ने क्या किया था? दुनिया में मतलब असहयोग का ये जबरदस्त उदाहरण था। वियतनामी क्या करते थे, चूहा पकड़ लेते थे, उसकी पूंछ काट लेते थे और शाम को जमा करा देते कि ये लो 50 पूंछ, 50 चूहे मार दिए और इनाम ले लेते। अब गोरों ने देखा, हालांकि वहाँ फ्रेंच थे, हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के। उन्होंने देखा यार इनाम भी प्रॉपर दे रहे हैं, चूहे भी प्रॉपर मारे जा रहे हैं, इतनी सारी पूंछ भी इकट्ठा हो गई है, और फिर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया तो चूहे जो है उनकी पूंछ कटी हुई है। समझ में आ गया इनके? ठीक है, ये जो आधुनिक निर्माण कार्य हुए जिसमें इन्होंने ये वाशरूम बनवाए, तो सीवरेज लाइनें बनी, ड्रेनेज सिस्टम बने, इन सब में फिर भूमिगत लाइनें नहीं थी ना पहले, तो ये सब चीज़ें जब आई तो साथ में चूहे भी आ गए, उनके लिए भी नए घर बन गए। तो जब ये चूहे ज़्यादा बढ़ गए तो इससे प्लेग फैलना शुरू हो गया। अब गुजरात में सभी जगह प्लेग की स्थिति थी। प्लेग के दौरान बीमारी जब पड़ती है तो मजदूर, कोरोना जब आता है तो मजदूर कहते हैं चलो अपने गाँव, तो मजदूरों ने अपने अपने झोले उठाए, साइकिल उठाए, चल पड़े अपने गाँव की ओर। तो अहमदाबाद के जो मिल थी ना, उनकी उन मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष थे अम्बालाल साराभाई। तो उन्होंने निर्णय किया कि अहमदाबाद में मजदूरों को रोका जाए। इसके लिए उन्होंने मजदूरों को प्लेग की घोषणा, प्लेग बोनस की घोषणा कर दी कि भाई आपको प्लेग बोनस देंगे, एक्स्ट्रा बोनस। फिर तो कहने ही क्या था। अभी देखो बच्चे कितने उत्साहित है कि 8वां वेतन आयोग आ गया, सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी, 185% बढ़ जाएगी ना। तो आनंद हो गया तुम्हारे तो, 75,000 तो पहले ही थी, अब कितनी हो जाएगी? 60,000 थी ना पहले, अब कितनी हो जाएगी? प्रियंका कितनी हो जाएगी? कोई हिसाब किताब लगाया? नहीं, किसने लगा रखा है हिसाब? मदन लाल जी नहीं आए? नहीं लगाया किसी ने भी हिसाब? 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी, 140 135। क्या करोगे इतने पैसों का? मुस्कान इतने पैसों का, सोनू इतने पैसों का क्या करेगी? खर्चे ही नहीं तेरा तो कुछ भी। फल ले लेंगे, उससे वो घर वाले ले लेंगे जबरदस्ती ले लेंगे क्या? पहले ही सोच रखा है? तुमसे तो तुम्हारी वो दीदी छीन लेगी तो फिर अब प्लेग के दौरान अहमदाबाद, बाकी गुजरात की जो मिल थी वहां तो उत्पादन का स्तर गिर गया, लेकिन अहमदाबाद की मिलों का उत्पादन का स्तर बढ़ गया। ठीक है, केवल इस योजना से। अब प्लेग तो बंद हो गया। अब मिल मालिकों ने देखा कि यार जब प्लेग ही बंद हो गया तो बोनस को भी बंद कर देते हैं, इस बोनस का क्या करेंगे? अब मजदूरों ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, हमने जान हथेली पे रख के तुम्हारे लिए काम किया, और अब जब आज प्लेग नहीं बचा है तो तुम लोग बोनस नहीं दे रहे हो। ऐसा कदापि नहीं होने देंगे हम, जब तक हम रहेंगे बोनस लेके रहेंगे। फिर मजदूर इसके खिलाफ हड़ताल पे बैठ गए। गांधी जी भी इनके सपोर्ट में आ गए। जब गांधी जी इनकी सपोर्ट में आए तो अम्बालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया बेन, वो वहाँ इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड पढ़ के आई थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। ठीक है ना, पहले तो उनका भाई उनको बढ़िया लगता था, अब उनके इंग्लैंड जाने के बाद भैया की शादी हो गई, अब उनको लगता था कि भाई अपनी सुनता नहीं है। वो भी गांधी जी, उनका अलग इंटेंशन था, वो भी गांधी जी के सपोर्ट में आ गई भैया को छोड़ के। अब मजदूरों ने हड़ताल कर दी, मजदूर पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए, धरना पे बैठ गए। गांधी जी और अनसुईया बेन वहाँ जाएँ, अनसुईया बेन अपनी कार लेके आए, गांधी जी को बैठाए, धरने तक पहुँचे और ये सब भाषण दें, है ना। और गांधी जी फिर वापस अनसुईया बेन के बंगले पे आ जाएं, एक ही बंगले में रह रहे हैं बहन भाई, ठीक है, और भाई के विरोध में बहन
मजदूरों के साथ है, और गांधी जी सुबह शाम अम्बालाल साराभाई के बंगले पे हैं, वहीं चाय बिस्किट का आनंद ले रहे हैं। मजदूरों ने देखा यार तो गजब हो रहा है, इसमें तो अपन बावड़ा बन रहे हैं। तो एक दिन जब अनसुईया बेन और गांधी जी अपनी मोटर कार से गए, कोई नहीं, ठीक है, तो इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को वो मिलेंगे, इंदुलाल याग्निक और शंकरलाल बैंकर, ये मिलेंगे वो। तो ये गांधी जी के साथ आ गए थे। गांधी जी ने इनसे पूछा मजदूर कहाँ हैं सारे, कोई नहीं आया, वो तो कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, कि वो करें हम तो भूखे मरने की नौबत आ रखी है, गांधी जी वहाँ हमारे मिल मालिक के पास जाके चाय बिस्किट का मजा ले रहे हैं, हम तो पैदल 2.5 किलोमीटर चल रहे हैं रोज, और ये तो मोटर गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं। गांधी जी के समझ में आना शुरू हो गया ना, लोगों का समर्थन पाने के लिए लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उनके जैसा दिखना पड़ेगा, उनके मन को छूना पड़ेगा। तो अगले दिन गांधी जी पैदल ही आ गए, और अनसुईया बेन कार से आई। फिर अनसुईया बेन भी अगले दिन से पैदल आना शुरू हुई। फिर गांधी जी ने कहा कि भाई मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए रात्रि पाठशालाएँ लगवाओ, तब जाके धीरे धीरे मजदूर आना शुरू हुए। अब गांधी जी ने भी घोषणा कर दी कि मैं भी मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल करूंगा। इससे अम्बालाल साराभाई दबाव में आ गया, और फाइनली एक ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, ठीक है, और उसने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि मजदूरों को ध्यान रखना है। कितना प्रतिशत प्लेग बोनस पर रजामंदी हुई, 35% पे। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था, भारत में भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था, इसमें गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की, ठीक है ना, गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल कहाँ थी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। और गांधी जी का तीसरा आंदोलन है कौन सा है, खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा गुजरात में। तो अकाल के दौरान किसानों की फसल नष्ट हो गई, और अकाल के दौरान भी सरकार ने लगान वसूली को, ठीक है, तो गांधी जी ने इसके लिए किसानों ने इसके लिए गांधी जी को खेड़ा में आमंत्रित किया। इस समय तक वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गांधी जी से प्रभावित हो चुके थे। यहाँ तक आते आते वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के प्रभाव में आ चुके थे। तो गांधी जी ने खेड़ा किसान आंदोलन के लिए गुजरात सत्याग्रह सभा का गठन किया, और खुद इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। और ये गुजरात सभा के लिए जब सब लोग आए, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, है ना, सारे जब लोग आए, तो गांधी जी ने गुजरात सत्याग्रह के आमंत्रित लोगों से कहा कि वो सब लोग कम से कम गुजराती में भाषण दें। इससे भी वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रभावित हुए। तो फिर वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में पहले ही काफ़ी काम कर चुके थे, ख्याति प्राप्त कर चुके थे। बाढ़ और अकाल के दौरान उन्होंने अच्छा काम किया, और क्योंकि वो किसान के बेटे थे तो उनको संगठन की जन्म से ही समझ थी, तो वो कम पैसे में अधिकतम काम करने में भरोसा रखते थे। अब वो गांधी जी के साथ खेड़ा आंदोलन में शामिल हो गए हैं, गुजरात सत्याग्रह सभा में शामिल हो गए हैं। गांधी जी के साथ शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक भी हैं, ये वहाँ मिले थे ना अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। तो गांधी जी ने किसानों को शपथ दिलाई कि वो लगान नहीं देंगे, ठीक है ना। जो धनी किसान है वो तब तक लगान नहीं देंगे जब तक सरकार गरीब किसानों का लगान माफ, अगर सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर देगी तो बाकी किसान लगान दे देंगे, ठीक है ना। और फिर इसके खिलाफ गांधी जी ने लोगों से कहा कि धोबी जो हैं वो अंग्रेज़ों के कपड़े नहीं धोएंगे, मोची जो हैं वो उनकी जूतियां साफ नहीं करेंगे, ठीक है ना, और गाड़ीवान है वो उनकी गाड़ी नहीं चलाएंगे, कुम्हार जो है वो उनके लिए बर्तन, ऐसे ऐसे सुझाव दिए। इससे मतलब खेड़ा में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी तो हालत खराब हो गई। फिर सरकार ने भी कहा कि ऐसे करो, जो लोग लगान दे रहे हैं उनसे चुपचाप लगान ले लो, जो लगान नहीं दे रहा है, तरह खेड़ा किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। और गांधी जी जिस उद्देश्य के लिए वहाँ गए थे
अब है रॉलट एक्ट का विरोध 1919। नवंबर 1918 में मसराम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया समाप्त। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया कब? भारतीय रेजिमेंट जो अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने गई थी वो देश लौटने लगी, ठीक है ना। जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसमें सबसे ज़्यादा शामिल होने वाले सैनिक पंजाब से थे। अंग्रेज बड़े तनाव में आ गए क्योंकि अब ये सैनिक जब यूरोप से लौट रहे हैं तो वहाँ के वातावरण से परिचित हो गए। अंग्रेज़ों के साथ खाइयों में कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं। अंग्रेज सैनिकों को भागते हुए देख लिया, पिटते हुए देख लिया, कुटते हुए देख लिया, मरते हुए देख लिया। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी में विश्वास खत्म हो गया, ठीक है। और रास बिहारी बोस इन सैनिकों को 1915 में भड़काने की कार्रवाई कर चुके थे। तो अंग्रेज़ों में काफ़ी मतलब दहशत थी, क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार हो ही रही थी, ठीक है। हालांकि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने भारतीय रक्षा कानून लागू कर रखा था। विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने क्या लागू कर रखा था? भारतीय रक्षा अधिनियम लागू कर रखा था। अभी भी हो जाता है वो, अगर इस समय भी युद्ध हो जाएगा ना तो सरकार मतलब जीवन की स्वतंत्रता के अलावा अधिकांश सारी चीज़ें छीन लेती हैं, ठीक है ना। तो भारतीय रक्षा अधिनियम लागू था वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसमें सरकार को आपातकालीन शक्तियाँ मिली हुई थी। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया है तो वो कानून स्वतः ही हट गया है। अब सरकार कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उसे स्थायी शक्तियाँ मिल जाए। और क्योंकि नवंबर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति भी हो चुकी थी तो उससे भी ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश डरे हुए थे। तो इन्होंने ऐसा कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जस्टिस सिडनी रोलेट को, ठीक है ना। नए कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया? जज सिडनी रोलेट को। तो जज सिडनी रोलेट के नाम पर यह कानून रोलट एक्ट कहलाता है। तो उसने, जिसको हम रोलट एक्ट कहते हैं, वो बेसिकली दो बिल थे। जिसको हम रोलट एक्ट कहते हैं वो कितने कानून थे? दो कानून थे, ठीक है। और उन कानून का नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। जिसको आप रोलट एक्ट कहते हो उनका नाम क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक है। जिसको आप रोलट एक्ट कह रहे हो वो प्रॉपरली उसका नाम क्या है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। क्योंकि इन अधिनियमों को बनाने वाली समिति का अध्यक्ष जज सिडनी रोलेट था, इसलिए उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? रोलट एक्ट पड़ा। इन दो बिलों में से जो पहला बिल पारित हुआ वो 18 मार्च 1919 को हुआ, ठीक है। रोलट एक्ट को इंपीरियल विधान परिषद ने कब पारित किया? तो इसके विरोध में इंपीरियल परिषद के 3 भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। नया सवाल, रोलट एक्ट पारित होने के विरोध में इंपीरियल परिषद से इस्तीफा देने वाले लोग कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मजरूल उलक। बन गया सवाल, वन लाइनर भी बन जाएगा और वैसे भी पूछ जाएगा तो 1 2 3 कौन सा है। तो रोलट एक्ट इंपीरियल विधान परिषद से मार्च 1919 में पारित हुआ। पारित होने के विरोध में 3 भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इस अधिनियम के तहत, ठीक है ना, विशेष अदालत का गठन होगा। विशेष अदालत इसकी त्वरित सुनवाई करेगी। इस अधिनियम के तहत किसका गठन होगा? विशेष अदालत का गठन होगा और वो मामले को फास्ट ट्रैक चलेगा, फास्ट ट्रैक,
ऐसे मानो आप, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है ना। देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, है ना। अरे जल्दी से सुनवाई हो जाएगी, तुरंत निर्णय होंगे। पहले ये बहुत निर्णय दे रहे थे, 2-2 3-3 महीने में ही निर्णय दे देते थे ना। भगत सिंह वाले मुकदमे की सुनवाई 1 साल में खत्म कर दी थी, 8 महीने में ही, ठीक है। दूसरा, ये बिना वारंट के किसी की भी तलाशी ले सकते हैं और उसे अरेस्ट करने के खिलाफ कहीं भी अपील। प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वो बिना वारंट के किसी की भी तलाशी ले सकते हैं और उसे अरेस्ट, और इसके खिलाफ कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती। और तीसरा, भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम था, इसके तहत जो साक्ष्य होते थे उनको रद्द, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिन साक्ष्यों को मानता है उनको हम नहीं मानेंगे, खुद के कानून को ही तोड़ दिया। इसलिए भारतीयों ने कहा इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का काला कानून। मूल बात ये थी, ठीक है। बिना वारंट के तलाशी लोगे और अरेस्ट कर लोगे और इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं होगी, ठीक है ना। अपील भी नहीं है, ठीक है। साक्ष्य अधिनियम को रद्द कर दिया है, तो आप वकील ही नहीं रख सकते। वकील नहीं रखोगे तो फिर वो दलील भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये सेडिशन एक्ट बन गया ना। तो भारतीयों ने इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा। तो गांधी जी ने फिर इसके खिलाफ एक रोलट एक्ट सत्याग्रह सभा का, इसको बॉम्बे सत्याग्रह सभा कहते हैं। आगे लिखा हुआ है ना, मार्च 1919 को कानून पारित कर दिया जो रोलट एक्ट कहलाया, ठीक है। युद्धकालीन भारतीय सुरक्षा कानून को जारी रखने का अधिकार मिल गया, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी। भारतीयों ने इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का, सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने बॉम्बे सत्याग्रह सभा का गठन किया और खुद इसके, अब सभा अपन बनाएंगे और अध्यक्ष सोनू को बना दें, इसके संभव है। सभा हमने बनाई है तो अध्यक्ष भी हम ही बनेंगे ना, ठीक है। अब इस कानून का बंगाल में, उस पंजाब में बहुत विरोध हुआ। इस कानून का पंजाब में खूब विरोध हुआ। तो पंजाब के एलजी थे माइकल ओडायर, माइक ओडायर, जिसको अपन माइकल कहते हैं ना, उसके बोलते हैं माइक, हाँ ठीक है ना। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइक ओडायर, ठीक है। तो पंजाब में ये आगे, अब घटना उधर चल रही है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ। तो पूरी बात सुनो, अब देखो कैसे कांग्रेस वालों को, तो वो कांग्रेस का इतिहास लिखा है पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस किसने लिखी है? पट्टाभी सीतारामैया ने। तो वो तो अपनी बात करेंगे ना, बाकियों की बात ही क्यों करेंगे। अब आप मूल बात सुनो यहाँ पे, ये पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। इस रॉलट एक्ट के कानून पर लोगों को जागरूक करने के लिए अमृतसर के दो स्थानीय व्यापारी, अमृतसर के दो स्थानीय व्यापारी रतन चंद्र और चौधरी बुग्गामल, अमृतसर के व्यापारी कौन थे? रतन चंद्र और चौधरी बुग्गामल।
इन्होंने 9 अप्रैल को रामनवमी का उत्सव आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय भी शामिल हुआ। 9 अप्रैल 1919 की बात है। अमृतसर के स्थानीय व्यापारी हैं कौन? इन्होंने पंजाब कांग्रेस के 2 प्रतिनिधि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो काफी सम्मानित थे, उनको भी सभा में आमंत्रित कर लिया। माइक ओडायर इससे जल घुस गया और उस जले भुने माइकल ओडायर ने इनको, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो उनकी गिरफ्तारी का समाचार जब तेजी से फैला तो अमृतसर में 30,000 लोग इकट्ठे हो गए। अमृतसर में कितने लोग इकट्ठे हो गए? और ये स्थिति बिगड़ती रही लगातार। तो माइक ओडायर ने इस स्थिति को रोकने के लिए बलोच, गोरखा और यूरोपीय कंपनियों की जो फोर्स है वो वहां तैनात कर दी। ठीक है ना। 9 तारीख को रामनवमी मनाई गई। डॉक्टर सतपाल और किचलू अरेस्ट कर लिए। इसके विरोध में अमृतसर में 30,000 लोग इकट्ठे हो गए। 10 तारीख का दिन ऐसे तनातनी में बीता। 11 तारीख को भी यही स्थिति रही। ठीक है ना। भीड़ ने 1-2 पत्थर फेंक दिए, बदले में इन्होंने गोलियां चलवा दी, 4-5 लोग मारे गए, भीड़ हिंसक हो गई। और उसने जो यूरोपियंस जो भी थे, कारखाने, फैक्ट्री, दफ्तर, ऑफिस, सब पे दावा बोल दिया। 12 अप्रैल को माइक ओडायर ने रतन चंद्र और चौधरी बग्गामल को अरेस्ट करके सेलुलर जेल भेज दिया। अरे मुकदमे की जरूरत ही नहीं है ना। रॉलेट एक्ट कह ही क्या रहा है मुकदमे की? सबको याद है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। किसी को भी वो मूल आदमी याद नहीं है जिनकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड की घिनौनी घटना हुई। रतन चंद्र और चौधरी अरेस्ट कर लिए, गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिए? 1936 में रिहा होंगे दोनों, 17 साल बाद। कोई अपराध नहीं है, कोई आरोप नहीं है और कोई याद भी नहीं करता उन दोनों को। सबको याद है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन, जबकि अमृतसर में बड़े लोकप्रिय थे रतन चंद्र और चौधरी बुग्गाम। और जैसे ही उनको अरेस्ट किया और लोगों को लगा कि अब उनको लंबी जेल भेजेंगे, तो 13 अप्रैल को, इतवार के दिन, रविवार के दिन, 13 अप्रैल को रविवार के दिन, उस दिन बैसाखी भी थी। और जल्ली नाम का जो व्यक्ति था, उसकी वो संपत्ति थी, कॉलोनी के बीच में खाली जगह थी, वहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, बच्चे खेलते थे, लोग घूमते थे, टहलते थे। ठीक है। तो एक तो इनकी सभा हो रही थी, क्योंकि रविवार है तो सारे लोग फ्री हैं, तो वो भी वहाँ टहल रहे हैं। और बैसाखी है तो लोग मेले में भाग लेने के लिए भी आए हैं। क्योंकि वो खाली जगह जल्ली नाम के व्यक्ति की थी, इसलिए आज वो जगह क्या है? जलियांवाला बाग कहलाता है ना। ठीक है। अब गांधी जी भी, जब पंजाब में ये सब हो रहा था, तो गांधी जी ने तो बॉम्बे सत्याग्रह सभा गठित कर ही ली है ना। तो गांधी जी ने पहले तो 30 अप्रैल को हड़ताल बुलाई, गांधी जी ने पहले तो 30 मार्च को हड़ताल बुलाई और फिर उसे रद्द करके 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाई। गांधी जी ने पहले तो 30 मार्च को हड़ताल बुलाई और फिर उसे हटा के 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाई, तभी तो ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है। तो इसके कारण 9 अप्रैल को अमृतसर में भी, लेकिन अमृतसर में मेन जो मेला था, उत्सव था, वो रामनवमी उत्सव था। उसको ऑर्गेनाइज किया था रतन चंद्र ने और चौधरी बुग्गामल ने। उसमें कांग्रेस के नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू आमंत्रित थे। कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था, यही तो समझा रहा हूं। कांग्रेस का कार्यक्रम रामनवमी उत्सव है। ठीक है ना। इसीलिए तो इतनी सारी दिक्कतें आएंगी। और 12 अप्रैल को वो अरेस्ट हो गए। इसके विरोध में फिर 13 अप्रैल को सभा होगी। उधर गांधी जी भी जब पंजाब जाने के लिए वहां से चल पड़े हैं, तो गांधी जी को दिल्ली पहुंचने से पहले ही पलवल में पकड़ लिया, ट्रेन से उतार लिया और बॉम्बे ले जाके छोड़ दिया। ठीक है ना। गांधी जी की सत्याग्रह लीग में शंकरलाल बैंकर, हार्डीमन और जमनालाल बजाज जैसे सदस्य शामिल थे। गांधी जी ने जब ये हड़ताल बुलाई तो एनी बेसेंट नाराज हो गई। ठीक है ना। तो एनी बेसेंट और तेज बहादुर सप्रू ने गांधी जी के सत्याग्रह का, ध्यान रखना, ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का विरोध करने वाले कौन थे? और एनी बेसेंट कह रही हैं गांधी जी राजनीतिक तौर पे बच्चे हैं, उनको दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियां और भारतीय परिस्थितियों के अंतर का पता
दक्षिण अफ्रीका में परिस्थितियां अलग थी और भारत में परिस्थितियां अलग हैं, उनके कार्यक्रम भारत में कोई उपयोगी नहीं है। इससे तिलक को गुस्सा आया और तिलक ने एनी बेसेंट को कहा पुनर्मूसी को भाओ, कि ऋषि के आशीर्वाद से एक मूसी शेरनी बन गई है, और मूसी को लगता है कि सच में वो शेरनी है और वो ऋषि को ही खाने आ गई है। और ऋषि को पता चल गया कि वो क्या चाह रही है, और ऋषि ने तुरंत उससे कहा दोबारा से मूसी बन जा। तो एनी बेसेंट भारत में रह के लोकप्रिय हुई, भारतीय जनता ने उनको सिर आंखों पे बैठाया। अमरनाथ की यात्रा पे जब वो पैदल गई तो भारतीय जनता को लगा कि पिछले जन्म में हिंदू थी, ठीक है ना, इससे उनकी प्रसिद्धि हो गई, और अब वो हमारे ही नेता की आलोचना कर रही है। इसलिए तिलक ने कहा पुनर्मूसी बन जा, दोबारा से क्या बन जा, मूसी महारानी। ठीक है, तो देख लो इसके बाद एनी बेसेंट मूसी महारानी बन गई। है कहीं नेशनल मूवमेंट में? कहीं नहीं है ना। ठीक है, कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतफहमी भी जरूरी है। ठीक है, जो मैं समझा रहा था ये देखो, ये लिखा हुआ 6 अप्रैल की जो हड़ताल बनाई थी, बेसिकली तूतीकोरोन में गांधी जी के सुझाव पर कांग्रेस ने 30 मार्च को हड़ताल बुलाई थी, बाद में इसे 6 अप्रैल कर दिया। दिल्ली में इस हड़ताल का नेतृत्व आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। पंजाब में इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ। अब देखो कांग्रेस का इतिहास है ना, इसलिए कांग्रेस की बात है। डॉक्टर सतपाल और किचलू ने इसका नेतृत्व किया। अरे भाई, अमृतसर में इसका नेतृत्व 2 व्यापारी रतन चंद्र और चौधरी गुग्गामल्ल कर रहे थे। तो डॉक्टर सतपाल और किचलू के अनुरोध पर गांधी जी लाहौर के लिए रवाना हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इनको दिल्ली के पास पलवल में अरेस्ट कर लिया, ट्रेन से उतार लिया और फिर कहाँ भेज दिया। और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इसने डॉक्टर सतपाल और किचलू को अरेस्ट कर लिया 9 अप्रैल को। ठीक है, और 12 अप्रैल को अरेस्ट हो जाएंगे कौन? रतन चंद्र और चौधरी गुग्गामल्ल। अब देखो कांग्रेस का इतिहास है ना, इसलिए कांग्रेस की बात होगी कि डॉक्टर सतपाल और किचलू को अमृतसर के निष्कासन के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। इसका नाम जलियांवाला बाग क्यों है? क्योंकि ये जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी, जबकि सभा एक्चुअल में हो रही थी रतन चंद्र और चौधरी गुग्गामल की गिरफ्तारी के विरोध में। इनको अरेस्ट करके कहां भेज दिया गया था? और वहां से कब रिहा हुए ये दोनों? 1936 में। तो 13 अप्रैल को जो सभा बुलाई गई थी उसका नेतृत्व कर रहा था कोई, ये तो अंग्रेजों ने दिया ये करेक्टर, तो क्योंकि बाद में सरकारी गवाह बन गया था, ये भाषण दे रहा था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, दिल्ली की संपत्ति थी। तो माइकल ओ डायर ने, क्योंकि अंदर घुसने के लिए उसमें एक सकड़ा सा गलियारा था, एक ही दरवाजा था, कुआं भी था उसमें। तो माइकल ओ डायर ने सेना बुला ली, और वो था जनरल रेजिनॉल्ड आर डायर, जनरल रेजिनॉल्ड डायर। और ये सेना की बटालियन लेकर वहाँ पहुँच गया और इसने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जितने लोग गोलियों से मरे उससे कई गुना कुएं में कूदकर। सरकार कहती है कि मरने वालों की संख्या 379 थी, जबकि ऑफिशियली मरने वालों की संख्या हजारों में थी। इस निर्मम हत्याकांड के विरोध में, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और शंकरलाल नायर ने वायसराय काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसमें गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी और एम.आर. जयकर ये सदस्य थे। ध्यान रखना है, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने कौन सी समिति बनाई? इसमें कौन कौन शामिल था? गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी और एम.आर. जयकर। ठीक है, गांधी जी ने अपनी 6 अप्रैल की हड़ताल को हिमालय के समान
गलती बताया, बिग मिस्टेक, कि ये मेरा फॉल्ट था, मैंने हड़ताल बुलाई और इतने सारे मेरे भारतीय लोग मजबूर होकर अंग्रेजों को भी इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाना पड़ा, जो जिसके अध्यक्ष जीसी हंटर थे, इसलिए इसे हंटर समिति कहा गया। ठीक है ना, जस्टिस जीसी हंटर इसके अध्यक्ष थे। इसमें भारतीय टोटल ये 8 मेंबर थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। भारतीय ये रहे, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। हंटर कमेटी की रिपोर्ट मार्च 1920 में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट कब आई इसकी? और इसमें कहा गया कि माइकल ओ डायर ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए यह काम किया था। तो इसकी रिपोर्ट पर गांधी जी ने कहा, ये पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज, कोई इतनी ज्यादा बेशर्मी कैसे ओढ़ सकता है। जैसे अपने कहते हैं ना राजस्थानी में, लाज आया शर्म उसने खूंटी पर टांग दी है। ठीक है, तो हंटर आयोग का दूसरा नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, तो हो सकता है अंग्रेजी नाम पूछ ले। ठीक है, सरकार को दबाव में आके माइकल ओ डायर और रेजिनोल्ड डायर दोनों को ही सेवा से हटाना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश प्रेस, ब्रिटिश नौकरशाही, ब्रिटिश राजनेता, ब्रिटिश जनता का बड़ा भाग इन दोनों के समर्थक में था। और जो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति थी उसके प्रमुख थे अरूर सिंह। हाँ, अरूर सिंह। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अरूर सिंह ने डायर को क्या कहा, उसे वहाँ बुलाया हरमंदिर साहिब में और उसे सिरोपा, सिरोपा सम्मान, सम्मान सूचक वस्त्र, सिरोपा भेंट किया और उसे सच्चा सिख कहा कि तूने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, ये सारे लोग कानून के खिलाफ थे, इसलिए तूने अच्छा काम किया है। क्यों क्यों किया इन्होंने डायर को सम्मानित? क्योंकि ये खुद अंग्रेजों के हाथों में कठपुतली थे। गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी थी वो अंग्रेजों की पिट्ठू थी ना, इसके खिलाफ अकाली आंदोलन होगा ना और इनको गुरुद्वारों से हटाएंगे ना, भ्रष्ट थे ये लोग। ब्रिटिश संसद ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया और उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया, और ब्रिटेन के सम्मानित लोगों ने और अखबार ने इसे 20,000 पाउंड की राशि भेंट की। एक अंग्रेज था गिलबर्ट स्लेटर, उसने कहा डायर ने, माइकल ओ डायर ने पंजाब तो बचा लिया लेकिन भारत खो दिया, क्योंकि इसके बाद भारतीय जनता के दिमाग में ये गहरे तौर पे बैठ गया कि अंग्रेज किसी के भी साथी नहीं है। हमने इस युद्ध में इनकी सहायता की, बदले में इन्होंने हमको रोलट एक्ट दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। ठीक है ना, कनाडा ने तो कामागाटा मारू कांड के लिए माफ़ी मांग ली है, लेकिन ब्रिटेन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि रोलट एक्ट ही था जो असहयोग आंदोलन का जन्मदाता था। ठीक है ना, 1909 में मदन लाल धींगरा ने किंगस्टन हॉल में विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दी थी। इसके 30 साल बाद उसी जगह शहीद उधम सिंह ने माइकल और डायर की खोपड़ी में एक गोली उतार दी और इसका बदला ले लिया। ठीक है ना, ठीक है ना, वो मर चुका था पहले ही। फिर इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे असहयोग खिलाफत, असहयोग और खिलाफत।